गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एंजाइना पैक्टोरिस। व्हाट इज एंजाइना पैक्टोरिस? सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस। हाउ वी कैन डिफाइन एज एंजाइना पैक्टोरिस? सो एंजाइना पैक्टोरिस इज अ clinical syndrome. Clinical syndrome, that means a group of symptoms characterized by the episodes of chest pain. That means एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें पेशेंट को बेसिकली क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। क्यों? ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्चीमिया विदाउट डेवलपमेंट ऑफ मायोकार्डियल नेक्रोसिस। दैट मीन्स अगर हमारे मायोकार्डियल मसल्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा तो पर्सन में क्या डेवलप होगा, इस्चीमिया डेवलप हो जाएगा विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ नेक्रोसिस। दैट मीन्स सेल डेथ नहीं होगा, हमारे मायोकार्डियल सेल का डेथ नहीं होगा, लेकिन पेशेंट में इस्चीमिया की वजह से, किसकी वजह से, इस्चीमिया की वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, तो इस्चीमिया दैट विल लीड टू द चेस्ट पेन। इस्चीमिया की वजह से पर्सन में क्या लीड हो जाता है, चेस्ट पेन जो है वो लीड होता है। सो how we can define as angina pectoris? So angina pectoris is a clinical syndrome that means group of symptoms characterized by the episodes of chest pain. That means इसमें पेशेंट को इंटरमिटेंट चेस्ट पेन होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल मसल्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो हमारे मायोकार्डियल सेल्स को ऑक्सीजन डिमांड की वजह से पेशेंट में चेस्ट पेन डेवलप होता है। Now moving towards the types of angina pectoris. So basically there is a 4 types of angina pectoris. First one is a stable angina. Second one is a unstable angina. Third one is a variant or vasospasm angina. And the last one is a refractory or intractable angina. So we will discuss one by one. First one is a stable angina. Stable angina is a predictable chest pain. That means इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को कब चेस्ट पेन अराइज होगा। Occurs during the activities or stress that increases the oxygen demand. That means इस टाइप की जो एंजाइना होती है, जो हमारी स्टेबल एंजाइना होता है, वो कब अराइज होगा, ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज और स्ट्रेस। जब भी कोई पर्सन कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या पर्सन ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, उस कंडीशंस में मायोकार्डियल मसल्स तक ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट में चेस्ट पेन डेवलप होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब जब पेशेंट क्या करेगा, ज्यादा स्ट्रेस लेगा या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, तब तब पेशेंट को क्या होगा, चेस्ट पेन अराइज होगा। अ पेन दैट इज रिलेटेड विद द स्ट्रेस और नाइट्रोग्लिसरीन। और इस टाइप की जो हमारे एंजाइना में पेन होता है, स्टेबल एंजाइना के अंदर में, उस पेन को हम थ्रू रेस्ट और हमारे नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट्स होती है उसके थ्रू हम नॉर्मल पेन को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिलाइव कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज क्लियर। फर्स्ट वन इज स्टेबल एंजाइना दैट इज प्रेडिक्टेबल चेस्ट पेन। इसके अंदर में बेसिकली कब अराइज होता है, तो ये ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस के टाइम पे ये अराइज होगा और इसको हम जो है वो नॉर्मली हमारे रेस्ट के थ्रू और नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट्स के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। सेकेंड वन इज अनस्टेबल एंजाइना। सेकेंड वन इज अनस्टेबल एंजाइना, सडन अनएक्सपेक्टेड चेस्ट पेन एट रेस्ट। दैट मीन्स इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो है इस टाइप की जो एंजाइना होती है वो सडनली पेशेंट में अराइज होगा। कब अराइज होगा, जब कोई पर्सन क्या कर रहे हैं, नॉर्मल रेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे सडनली क्या होगा, चेस्ट पेन अराइज होता है। पेन, चेस्ट पेन इज अ मोर सीवियर एंड हार्डर टू रिलाइव। इस टाइप की जो अनस्टेबल एंजाइना में पेन होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम सीवियर चेस्ट पेन होते हैं जो कि हम उसको रिलीव नहीं कर सकते हैं। पेन इज नॉट रिलाइव्ड विद द नाइट्रोग्लिसरीन। इस टाइप की जो पेन होते हैं उसको हम नॉर्मल नाइट्रोग्लिसरीन या रेस्ट से ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो रेस्ट के टाइम पे ही अराइज हो रहे हैं और ये सडन और अनएक्सपेक्टेड होता है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही ये नाइट्रोग्लिसरीन या रेस्ट से रिलाइव होता है। दैट इज
डेंजर फॉर्म ऑफ एंजाइना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेंजरस फॉर्म ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि आगे जाके क्या लीड करता है, यही अनस्टेबल एंजाइना आगे जाके क्या लीड करता है, पर्सन में एमआई को लीड करता है। एंड द थर्ड वन इज अ वेरिएंट और वैसोस्पाज्म एंजाइना। अब नाम से ही क्लियर है क्या, वैसो दैट मीन्स मसल्स और स्पाज्म दैट मीन्स सिकुड़ना। अब हमारे वेसल्स के अंदर में क्या होगा, स्पाज्म की वजह से जब हमारी वेसल्स कैसे हो जाती है, एकदम स्पाज्म हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उसके वजह से पर्सन में क्या होता है, चेस्ट पेन जो है वो अराइज होता है। चेस्ट पेन ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, कोरोनरी आर्टरी के अंदर में स्पाज्म होगा, उसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाएगा हमारे मायोकार्डियल मसल्स तक, उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। दैट पेन इज नोन एज वेरिएंट और वैसोस्पाज्म एंजाइना। एंड द लास्ट फोर्थ वन इज अ रिफ्रैक्टरी और intractable angina. Angina that does not respond to standard treatment such as medicine or PTC और CABG. That means एक ऐसा टाइप का एंजाइना जो कि हमारे जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, अगर हम किसी पर्सन को क्या दे रहे हैं, कोई मेडिकेशन दे रहे हैं, चेस्ट पेन के लिए कोई मेडिकेशन दे रहे हैं, या हमारे मायोकार्डियल डिमांड को इंक्रीज करने वाली जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, उसका जो ट्रीटमेंट जो है वो रिस्पॉन्ड ना करे, अगर मेडिसिन से भी रिस्पॉन्ड ना करे और पेशेंट का सर्जरी के थ्रू भी हमारा अगर चेस्ट पेन जो है वो अगर रिलाइव नहीं हो पा रहा है, तो हम सर्जरी के अंदर में क्या करते हैं बेसिकली, तो हम क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी। क्या किया जाता है, एंजियोप्लास्टी जो है वो परफॉर्म किया जाता है। दैट मीन्स स्टेंट डालना। डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई को नॉर्मल जो है वो फ्लो में रखने के लिए स्टेंट डालते हैं। दूसरी चीजें क्या करते हैं, तो दूसरा प्रोसीजर किया जाता है ओपन हार्ट सर्जरी, जिसको क्या बोला जाता है, CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये जो है वो हमारा एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि पर्सन को नॉर्मली पहले मेडिसिन से ठीक किया जाता है, अगर मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम क्या करते हैं, सर्जरी की ओर पेशेंट को प्रोसीड करते हैं। और सर्जरी के बाद भी अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, चेस्ट पेन फिर भी अराइज हो रहा है, दैट एंजाइना विल नोन एज अ रिफ्रैक्टरी और intractable angina. So angina pectoris, there is a 4 types of angina: stable, unstable, variant और refractory. So stable के अंदर में हमेशा कैसे होगा, चेस्ट पेन हमेशा प्रिडिक्टेबल होता है, अनस्टेबल के अंदर में सडन होता है, और वेरिएंट और वैसोस्पाज्म के अंदर में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर में स्पाज्म होने की वजह से पेशेंट में चेस्ट पेन अराइज होता है। रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, ना मेडिसिन से चेस्ट पेन ठीक हो रहा है, ना ही हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर, दैट मीन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बावजूद भी पेशेंट में कंडीशन में चेस्ट पेन हो रहा है, दैट पेन इज नोन एज अ रिफ्रैक्टरी और इंट्रैक्टेबल एंजाइना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। सो फर्स्ट वन इज अ smoking. First one is a smoking. Second one is a genetics. Third one is a age. Fourth one is a alcohol. Fifth one is a unhealthy food. Sixth one is a high cholesterol. Seven one is a stress. Eight one is a diabetes, and the 9 risk factor is a obesity. So we will discuss one by one. So first हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा टाइप्स क्या था, फर्स्ट हमारे रिस्क फैक्टर के अंदर में हम देख रहे थे क्या, स्मोकिंग। अभी स्मोकिंग कैसे लीड करता है, स्मोकिंग कैसे पर्सन को एंजाइना पेक्टोरिस लीड करेगा। सो हाउ स्मोकिंग कैन लीड टू एंजाइना पेक्टोरिस। सो इन स्मोकिंग, इन इफ द पर्सन हैविंग द टोबैको स्मोक, क्या कर रहे हैं, कोई पर्सन क्या ले रहा है, टोबैको स्मोक करता है, तो ये क्या करता है, डैमेज द आर्टीरियल वॉल। ये किसको डैमेज करेगा, डैमेज आर्टीरियल वॉल, रिड्यूसेस ब्लड सप्लाई। ये क्या करेगा, जैसे ही हमारे रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो, किसको रिड्यूस करे, ये ब्लड फ्लो को ये रिड्यूस करता है टू द मायोकार्डियम, टू द मायोकार्डियम। अब हमारी आर्टरीज जो कि हमारे उनको ब्लड सप्लाई करिए हमारे हार्ट को,
अगर वो आर्टरियल वॉल में क्या हो गया, डैमेज हो गया ड्यू टू द स्मोकिंग, तो ये क्या लीड करेगा, हमारे मायोकार्डियल मसल्स तक जो है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ ये क्या करता है, रिड्यूसेस द, पहला रीजन तो क्या करता है, ये डैमेज करता है आर्टीरियल वॉल को। सेकेंड वन इज रिड्यूसेस द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि वन टाइप ऑफ क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। वन टाइप ऑफ क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। इसको हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। एसडीएल इज व्हाट, एसडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है, हमारे लिए एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि ये चीजें क्या करते हैं, ये हमारे टिश्यूज और ब्लड से, ये क्या करता है, हमारे टिश्यूज प्लस ब्लड से, कहां से लेकर जाएगा, ये टिश्यूज और ब्लड से जितने भी हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको लीवर तक ले जाने का काम करते हैं। लीवर में क्या हो जाएगा, इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, किसका, कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल को कहां से लेके जाएगा, ब्लड और टिश्यूज से लेकर हमारे लीवर तक ले जाने का काम कौन करता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि क्या है, एक वन टाइप ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। अब ये क्या करते हैं, हमारे स्मोकिंग जो है वो इस गुड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होते हैं ब्लड के अंदर में, उसको क्या करता है, ये कम करने का काम करता है। तो अल्टीमेटली अगर एचडीएल का लेवल कम होगा तो अल्टीमेटली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज होगा और हमारे ब्लड के अंदर में, हमारे आर्टरीज के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और पर्सन में क्या लीड हो जाएगा, एंजाइना लीड करेगा। सो हाउ स्मोकिंग कैन लीड टू द एंजाइना पेक्टोरिस। सो स्मोकिंग, जब भी कोई पर्सन क्या करता है, स्मोक करता है, तो वो टोबैको स्मोक क्या करता है, डैमेज द आर्टीरियल वॉल, रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। साथ साथ में ये क्या करता है, डिक्रीजेस द गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इंक्रीजेस द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने का काम करता है। सेकेंड वन इज सेकेंड हमारा रिस्क फैक्टर क्या था, सेकेंड वन इज जेनेटिक फैक्टर। सेकेंड वन इज जेनेटिक फैक्टर। अब अपन देखते हैं क्या, हाउ जेनेटिक फैक्टर दैट विल लीड टू द एंजाइना। सो इन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इन्फ्लुएंसेस द लिपिड मेटाबॉलिज्म। जब भी हमारे जीन्स के अंदर में म्यूटेशंस होता है, जेनेटिक दैट मीन्स अगर किसी पर्सन के फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी क्या है, फैमिली हिस्ट्री के अंदर में पहले से ही किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या एंजाइना की प्रॉब्लम है, तो उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर होने का रिस्क होता है। अब ये लीड कैसे करता है, तो बेसिकली ये किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जेनेटिक म्यूटेशन इन्फ्लुएंसेस द लिपिड मेटाबॉलिज्म। किसको इन्फ्लुएंस करता है, ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, कौन, जीन में म्यूटेशंस होने की वजह से। अब ये जीन म्यूटेशन क्या लीड कर रहा है, इन्फ्लुएंसेस द लिपिड मेटाबॉलिज्म। साथ साथ में किसको इन्फ्लुएंस करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशंस को। तो पर्सन में क्या होगा, अगर लिपिड का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे ब्लड के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन से कंडीशंस में, लिपिड मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो साथ ही साथ में किसको कर रहा है, बीपी रेगुलेशन को क्या करता है, इसको भी इन्फ्लुएंस करता है। दैट मीन्स पर्सन का बीपी जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, हाई रहेगा। और हाई होने की वजह से आर्टरीज के अंदर में प्रेशर हाई होने की वजह से जो आर्टरीज होती है वो कैसे हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और डैमेज होने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो धीरे धीरे हमारे आर्टरीज के अंदर में डिपॉजिट होना स्टार्ट होंगे और पर्सन को क्या लीड होगा, ब्लॉकेज की वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा हमारे मायोकार्डियल सेल्स तक, एंड दैट विल लीड टू द चेस्ट पेन और एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट, थर्ड कॉजेस इज एज। थर्ड कॉजेस इज एज। अब एज कैसे लीड करेगा, सो एजिंग इंक्रीजेस द एट्रियल स्टिफनेस। जैसे जैसे पर्सन का क्या होता है, एज होते जाता है, एजिंग इंक्रीजेस आर्टीरियल स्टिफनेस। जैसे जैसे पर्सन का क्या होता है, एज होते जाता है। अब एज कितना मान के चले हम, 55 प्लस 4 मैन। किसके लिए, एक मैन का एज कितना होता है, 55 प्लस के बाद जो है वो आर्टरीज में अंदर में स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाती है। और 65 प्लस 4 वुमेन्स के अंदर में, वुमेन्स के अंदर में जो आर्टरीज होती है उसके अंदर में स्टिफनेस कभी स्टार्ट होता है, तो
65 प्लस की एज में स्टीफनेस होना स्टार्ट हो जाता है। और आर्टीरियल स्टीफनेस की वजह से प्लेग जो है वो इजिली बिल्डअप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाएगा? प्लेग जो है वो इजिली बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्लेग जो है वो इजिली बिल्डअप हो जाएगा तो ये क्या लीड करेगा? ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज या हमारे एंजाइना को लीड करता है। अगर प्लेग का फॉर्मेशन होगा तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी हमारे मायोकार्डियल सेल्स तक और पर्सन को क्या लीड हो जाएगा? मायोकार्डियल इस्कीमिया। और वो क्या लीड करेगा? चेस्ट पेन लीड करता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड कॉजेस क्या है? अब हमारा थर्ड तो हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट है फोर्थ कॉजेस। फोर्थ कॉजेस हमारा क्या था? फोर्थ कॉजेस इज ओबेसिटी। अब हम नेक्स्ट क्या देख लेते हैं कि ओबेसिटी कैसे लीड करता है एंजाइना पैक्टोरिस। सो ओबेसिटी के अंदर में बेसिकली क्या होता है? वेट जो है वो एक्सिस हो जाता है। हम क्या देखते हैं कि बेसिकली जो वेट होता है वो कैसे होता है? एक्सिस हो जाता है। और वेट एक्सिस होने की वजह से पर्सन में जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो भी क्या रहता है? हमेशा इंक्रीज रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा क्या रहेगा? ओबेसिटी वाले पर्सन के अंदर में इंक्रीज रहता है। साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने की वजह से इनका बीपी भी जो है वो इंक्रीज रहता है। और ये क्या लीड करता है? पर्सन को एंजाइना लीड करता है। दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा डिपोजिशन होगा हमारे आर्टरीज के अंदर में तो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगी। और प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो हमारे मायोकार्डियल सेल्स तक प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा। ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी और पर्सन में चेस्ट पेन लीड करता है। और अपन नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ कॉजेस इज स्ट्रेस। फिफ्थ वन इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के कंडीशंस में बेसिकली क्या होता है? तो जब भी हम कोई भी पर्सन क्या करता है? स्ट्रेस लेता है, ज्यादा स्ट्रेस लेगा तो बॉडीज के अंदर में कुछ हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। तो बॉडी के अंदर में जब भी पर्सन क्या कर रहा है? बॉडी क्या रिलीज करता है? बॉडी रिलीजेस द हार्मोन। जब भी पर्सन को क्या रहा है? ड्यूरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइम पे हमारा बॉडी क्या रिलीज करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है। और ये हार्मोन्स क्या करता है? हार्मोन्स के रश होने की वजह से, रश इज द हार्मोन, हार्मोन रश होने की वजह से क्या होगा? आर्टरी जो होती है वो नैरो हो जाती है। एट्रियल नैरोइंग। हमारी जो आर्टरीज होती है वो कैसे हो जाती है? नैरो हो जाएगी। और नैरो होगा तो क्या होगा? ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा हमारे मायोकार्डियल सेल्स तक तो पर्सन को क्या लीड होगा? चेस्ट पेन जो है वो लीड करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या? सिक्स कॉजेस इज अल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई पर्सन क्या ले रहा है? डेली रूटीन के अंदर में क्या ले रहा है? अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है। तो ये अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। किसको इंक्रीज करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। और ब्लड प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होगा तो हमारे आर्टरीज को क्या करेगा? ये डैमेज करेगा। हाई प्रेशर की वजह से हमारी जो आर्टरीज होगी वो डैमेज होगी। और डैमेज होने की वजह से प्लेग का फॉर्मेशन इजिली हो जाएगा। और प्लेग बिल्डअप होने की वजह से हमारी आर्टरीज होगी एकदम नैरो हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, जिससे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। और दैट विल लीड टू द चेस्ट पेन और एंजाइना पैक्टोरिस। नेक्स्ट इज अनहेल्थी डाइट। 7 कॉजेस क्या पढ़ लेते हैं पर रिस्क फैक्टर? अनहेल्थी डाइट। अनहेल्थी डाइट। कोई भी पर्सन क्या कर रहा है? अनहेल्थी डाइट ले रहा है। दैट मीन्स अगर हमारे डाइट के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज है, क्या हो रहा है? अगर हमारे डाइट के अंदर में अगर कोई पर्सन जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ले रहा है या हाई फैट डाइट ले रहा है तो इस कंडीशंस में बेसिकली जो हमारे कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है कौन सा? LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। इस बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होने की वजह से पर्सन में क्या लीड हो सकता है? तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस लीड कर सकते हैं। दैट मीन्स प्लेग का फॉर्मेशन हो सकता है। और उस प्लेग के फॉर्मेशन की वजह से हमारे आर्टरीज के अंदर में ब्लॉकेज होगा। अब इस LDL का नॉर्मल फंक्शंस क्या होता है? तो अगर हम नॉर्मल फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे ब्लड और ये क्या होते हैं? हमारे ये ब्लड और टिश्यूज थे। ये क्या करेगा? बेसिकली हमारे लीवर्स के अंदर में जितना भी हमारा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे जो मेटाबॉलिज्म के लिए नॉर्मल जो है वो
सप्लाई हो रहे हैं हमारे लीवर तक, उस लीवर से हमारे जितने भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं उस कोलेस्ट्रॉल को ब्लड और टिश्यूज तक लेकर जाता है। ये ब्लड और कोलेस्ट्रॉल को कहाँ लेके जाएगा? कोलेस्ट्रॉल को लीवर से लेकर कहाँ पे ट्रांसफर करने का काम करता है? तो ब्लड और टिश्यूज में लेकर जाएगा, और ब्लड और टिश्यूज में ये कोलेस्ट्रॉल को क्या होता है, धीरे धीरे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, और इस डिपोजिशन की वजह से हमारे ब्लड के अंदर में प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर फ्लो नहीं होने की वजह से क्या होगा, अब ये प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा तो हमारे मायोकार्डियल सेल्स तक, हमारे मायोकार्डियल मसल्स तक प्रॉपर जो है वो सप्लाई नहीं हो पाएगी, और सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे हार्ट मसल्स को इस्कीमिया हो जाएगा, और इस्कीमिया की वजह से क्या लीड करेगा? पर्सन को चेस्ट पेन लीड करता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या? पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस। अब ये पैथोफिजियोलॉजी कैसे लीड करता है? पैथोफिजियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं कि किसी भी पर्सन को एंजाइना पैक्टोरिस कैसे लीड होता है उसको हम क्या देख लेते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज ड्यू टू द एटोलॉजिकल फैक्टर्स। जो भी हमारे एटोलॉजिकल फैक्टर्स है, जैसे कोई भी पर्सन क्या ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा जो है वो इनटेक कर रहे हैं डेली रूटीन में, जो डाइट है उस डाइट के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा जो है वो इनटेक कर रहे हैं, एलडीएल का लेवल इंक्रीज है अगर हमारे डाइट के अंदर में, दैट विल लीड टू द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। ये क्या करते हैं, हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर में ब्लॉकेज जो है वो क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो क्या होगा, डिपोजिशन की होने की वजह से हमारे आर्टरीज के अंदर में जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो ये क्या लीड करेगा, ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। अब ब्लॉकेज होने की वजह से इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई। जितना हमारे मायोकार्डियल मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए उतना जो है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा, इसलिए जो हमारा डिमांड है O2 डिमांड वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मायोकार्डियल मसल्स तक, सेल्स तक, और ये मायोकार्डियल मसल्स में क्या हो जाएगा, इस्कीमिया लीड होगा। क्या लीड हो जाएगा, इस्कीमिया लीड होगा ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई। अब इस इस्कीमिया की वजह से क्या लीड होगा, डिप्राइव्ड ग्लूकोज इन मायोकार्डियल सेल फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म। सेल्स के अंदर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, सेल्स के अंदर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, तो हमारे मायोकार्डियल सेल्स में, हमारे मायोकार्डियल मसल्स में प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा और प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं हो पाएगा, तो उसके एब्सेंस में क्या होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। ये क्या लीड करेगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से बाय प्रोडक्ट क्या बनता है हमेशा, तो क्या बनता है हमेशा, लैक्टिक एसिड। किसका फॉर्मेशन होता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किससे, एनारोबिक सेल मेटाबॉलिज्म से। सो प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड इट्स एक्यूमुलेशन, लैक्टिक एसिड इरिटेट द मायोकार्डियल नर्व फाइबर। और ये प्रोडक्शन जिसका हमारा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हमारे ज्यादा होने की वजह से जो हमारे मायोकार्डियल नर्व फाइबर होता है ये उसको इरिटेट करता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे नर्व फाइबर को जब जब इरिटेट करेगा तो ये क्या करेगा, एक हमारे सिग्नल भेजता है, किसको, नर्व्स को हमारे सिग्नल भेजता है, तो ट्रांसमिट द पेन मैसेज टू द कार्डियक नर्व्स एंड द अपर थोरैसिक पोस्टीरियर रूट। ये किसको मैसेज भेजेगा, ये कार्डियक नर्व के थ्रू हमारे पोस्टीरियर, अपर और पोस्टीरियर रूट में क्या करेगा, ये सिग्नल भेजता है और पर्सन को क्या लीड हो जाएगा, एंजाइना पैक्टोरिस। सो हमें ये क्या है, एक हमारा रीजन है क्या कि कैसे ये हमको लीड करता है, क्या, एंजाइना पैक्टोरिस। तो फर्स्ट क्या हो रहा है, पर्सन के अंदर में ड्यू टू द एटोलॉजिकल फैक्टर, पर्सन के अंदर में क्या लीड हो रहा है, ड्यू टू द एटोलॉजिकल फैक्टर ब्लॉकेज हो रहा है हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर में, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है क्या, ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड। क्या इम्बैलेंस हो रहा है, O2 सप्लाई और डिमांड जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है इस्कीमिया की वजह से। और ये इस्कीमिया की वजह से क्या लीड होगा, तो ये क्या लीड करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक सेल मेटाबॉलिज्म। किसको लीड करता है, ये एनारोबिक सेल मेटाबॉलिज्म को लीड करता है। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमेशा क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और ये लैक्टिक एसिड हमारे मायोकार्डियल नर्व फाइबर को इरिटेट करके पेन का जो सिग्नल्स होता है उसको अपर थोरैसिक और पोस्टीरियर रूट में ये ट्रांसफर करेगा और पर्सन को क्या लीड हो जाएगा, एंजाइना पैक्टोरिस
लीड करता है। सो आई होप सो आज का जो क्लासेस है आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में कमेंट करें कि ये जो क्लासेस है आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और क्या क्या चीजें आपको इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट में जरूर बोल सकते हैं।